पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेटा अपना थर्ड चैप्टर 11th क्लास का बहुत आसान चैप्टर है। कुछ चीज़ें इसमें फैक्चुअल हैं, कुछ चीज़ें इसमें समझने की हैं, लेकिन जो चीज़ें आप समझ लोगे वो आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बार बार आपके पास यूज़ होंगी। तो एक ऐसा चैप्टर जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। खुद ही हो सकता है आपको एक ही क्वेश्चन दे, लेकिन बहुत सारे चैप्टरों में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके पास आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से शुरुआत करते हैं बेसिक की टर्म से। तो आपके पास की टर्म्स में सबसे पहले टर्म तो आता है चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यहीं से आपके पास पहला टर्म जो आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? सिंपल सी डेफिनेशन है, अरेंजिंग एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब ये वर्ड बार बार यूज होगा, सिमिलर। सिमिलर का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होगा बेटा। सिमिलर का मतलब एक जैसी, मिलती जुलती। ऐसा है कि भाई एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो दूसरा का भी हाई है, लेकिन यही नहीं कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट सेम है। तो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास वॉल्यूम, डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ये सारी चीजें आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में बॉन्ड टूट के कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कितनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो अरेंजिंग एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट सिमिलर, दैट इज हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड टुगेदर व्हाइल सेपरेटिंग अदर्स। दूसरों से अलग करते हुए एक जैसे को एक साथ रखना इज द क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है? प्लेसिंग सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। पीरियोडिक का मतलब क्या है भाई? एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद चीजें अपने आप को रिपीट करती हैं। पीरियड आपके क्लासेस में होता तो है ना बेटा, जितने टाइम के बाद आपके पास एक सब्जेक्ट से दूसरा टीचर आ जाता है, उसकी एक फिक्स्ड इंटरवल होती है, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर। तो जितने टाइम के बाद टीचर्स रिपीट करते हैं, इसी तरीके से जितने टाइम के बाद आपके पास एलिमेंट्स रिपीट करेंगे अपनी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उसी को आपने क्या बोल दिया? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब पीरियोडिक टेबल क्या है? जब एलिमेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे आप अरेंज कर रहे हो, तो अरेंज करने के तो तरीके हो सकते हैं, अपन वो किस तरीके से अरेंज करो। अगर वही अरेंजमेंट आपने एक टेबल की फॉर्म में कर दिया है, उसी को आपने क्या नाम दे दिया बेटा? पीरियोडिक टेबल। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसके फर्दर आपके पास दो ग्रुप्स होंगे, दो हिस्से होंगे। एक आपके पास ये वर्टिकल लाइंस इस तरीके से, ठीक है जी, इन वर्टिकल लाइंस को हमने नाम दे रखा है ग्रुप्स। और दूसरी होंगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके से। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को आपने नाम दे रखा है पीरियड्स। याद रखने के लिए कई बार स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक सिंपल सी टेक्निक याद रखने के लिए भाई, पीएच। 10th क्लास में काफी ज्यादा पढ़ के आए हो पीएच, इस साल भी काफी ज्यादा पढ़ेंगे पीएच। तो पीएच क्या होती है? एसिडिक मीडियम को समझाती है, लेकिन आपको याद रखना पीएच। पी बोले तो पी का मतलब पीरियड और एच का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस है वो पीरियड्स हैं, और जो वर्टिकल वाली लाइंस है वो आपके पास ग्रुप्स हैं। तो अब आपके पास शुरू होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने का तरीका। सबसे पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री मिस्टर लेवोजियर, श्रीमान आए भाई, इन्होंने दो बहुत अच्छी चीजें दी जिनके बेसिस पे आज भी हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। पहली चीज इसने कहा भाई, सिंबल्स। सिंबल्स आपको पता ही है सारे किस बेसिस पे दिए गए थे। सिंबल्स के दो बेसिस थे। एक, जो एलिमेंट पहले से ही काफी ज्यादा फेमस थे, उनको उनके उन्हीं सिंबलों के साथ छोड़ दिया गया था। जैसे आपको पता है आयरन फेरिक के नाम, फेरस के नाम से बहुत ज्यादा फेमस था। सोडियम, पोटाशियम, ये अपने खुद के सिंबल, कैलियम, नैलियम, इनके नाम से फेमस थे। तो जिस नाम से ये फेमस थे उनके वही नाम छोड़ दिए गए। लेकिन जो एलिमेंट बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूज नहीं हो रहे थे, जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया। कहा कि भाई जो भी एलिमेंट का नाम है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो पहला सिंबल है वही दे दो। अब आप गए सर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे स्टार्ट होते हैं, जैसे हीलियम है तो उसमें सेकंड वर्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स के सिंबल दी, सबको पता भी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया कि आपके एलिमेंट्स जो है वो दो टाइप के होंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। सबको पता ही है। तो अब अपने दिमाग में एक छोटी सी चीज और डाल लें। मेटल्स आपकी वो एलिमेंट्स हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे। और नॉन मेटल्स आपके वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्टेट रूल के हिसाब से, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, इलेक्ट्रॉन की इनको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसेस हैं, एज पर ऑक्टेट रूल, जिसके हिसाब से हम बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, इनके मेथड में बहुत सारी कमियां बेटा। अब डिसएडवांटेजेस सुन लीजिए, आप खुद लिख सकते हैं आराम से।
इनकी सबसे पहली कमी, भाई मेटल्स के अलावा भी, नॉन मेटल्स के अलावा भी आपके पास मेटलॉइड्स हैं जो बाद में डिस्कवर किए गए थे, जिसमें आपके पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को कहाँ लाई कराओगे? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर एम्बिग्यूटी हमेशा से बनी रही कि इसको मेटल माने या नॉन मेटल माने। और आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में ये नहीं बता पा रहे थे, जिनकी ये सिर्फ ये जो मेटल नॉन मेटल का कंसेप्ट उसके लिए बहुत छोटा था, इसलिए अब हमें नेक्स्ट कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी। तो सेकंड जो कंसेप्ट है वो लेके आए डोबर्नियर सर। डोबर्नियर सर जो थे उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया। ट्राइड क्या है? पहले TRI, ट्राई का मतलब भी क्या आता है? ग्रुप ऑफ 3। तो उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया, और वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का अगर आप अरिथमेटिक मीन लो तो आपके बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ रहा था। इस तरीके से उन्होंने ट्राइड्स बनाए, जिनके कई सारे एग्जांपल्स आपके पास अभी बोर्ड पे हैं। तो इन्होंने क्या क्या दिया एक बार देख लेते हैं। इन्होंने ट्राइड फॉर्म किए और ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ये ट्राइड की डेफिनेशन बेटा, ट्राइड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। और इस ट्राइड की खासियत क्या थी? ट्राइड के एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती थी, सिमिलर थी। अब द एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट को या एटॉमिक मास दोनों सेम ही बात है। द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू एंड दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये है जी आपका लॉ ऑफ ट्राइड। कहीं काम आ जाए तो इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से, यहां से पहली बार आपके पास लॉज आने स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लॉ कौन लेके आए? डोबर्नियर। शुरुआत किसने की थी? फादर ऑफ केमिस्ट्री श्रीमान लेवोजियर ने की थी, लेकिन फर्स्ट लॉ किसने दिया ट्राइड का? डोबर्नियर ने। अब उसने ट्राइड बनाया, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, लिथियम का मास आपको पता ही है 7 होता है, पोटेशियम का मास 39, दोनों को सम करो 39 + 7 23 डिवाइड बाई 2 करके, मीन का मतलब तो ये होता है। तो कितना आ जाएगा? सोडियम का एटॉमिक मास। इसका मतलब भाई फर्स्ट और थर्ड का जो अरिथमेटिक मीन था वो क्या था? सेकंड का एटॉमिक मास। अगर ऐसे को कोई भी मानता है इस बात को, तो उन एलिमेंट्स की इसने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। इवन उसने कहा कि कहीं आसपास में हो, क्योंकि जो बाकी के ट्राइड उनमें एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा था, आसपास भी आ रहा था, तो कहा वहां पे भी बात चलेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो भी हम काम चला लेंगे, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहली डिसएडवांटेजेस, इसका बेसिस एटॉमिक वेट था, जो हम बाद में देखेंगे कि बिल्कुल गलत था, मोजले ने प्रूव कर दिया था। उसके बाद इन्होंने सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को ट्राइड के फॉर्म में समझाया। उस टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर्ड ज्यादा थे और ये ट्राइड के फॉर्म में थोड़ी कम ही एलिमेंट को समझा पाए। फिर फर्दर ये पता चला कि बहुत सारे एलिमेंट लॉ ऑफ ट्राइड को नहीं मानते, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लॉ ऑफ ट्राइड के ऑलमोस्ट आसपास आ जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होती। तो इनका जो मेन कंसेप्ट था उसके अंदर बहुत सारी कमियां निकली, और आपको पता है कमियां होंगी तो वी विल डिस्कार्ड इट और हम एक नया लॉ लेके आए। अब आपके पास जो नया लॉ आया वो लेके आए न्यूलैंड सर, और न्यूलैंड सर ने दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसके अंदर क्या था? इन्होंने कहा कि आपके पास जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट एक रेगुलर इंटरवल पे होता है। अब तक पीरियोडिसिटी के बारे में किसने नहीं बताया था? इन्होंने बताया। कहा कि हाँ भाई अरेंजमेंट जो करना है ना एलिमेंट का, वो एक फिक्स्ड इंटरवल्स पे करना है। कितने का इंटरवल लूँ? तो उसने कहा कि भाई 7-7 का लो। हर एक 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट को एग्जैक्ट कॉपी करेगा। तो भाई 7 ही क्यों? तो इन्होंने समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए म्यूजिकल नोट्स की हेल्प ली कि भाई 7वें के बाद 8वीं नोट जो होती है हमेशा पहले वाली नोट की जैसी ही होती है, वही होती है। सा रे गा मा पा दा नी सा, सा से सा आ गया ना भाई आपके पास, काउंट करके देख लो 8वें नंबर पे ही आएगा। तो कहा जैसे म्यूजिकल नोट 7 के बाद हर 8वीं म्यूजिकल नोट रिपीट करती है अपने आप को, बिल्कुल सिमिलरली एटम्स भी आपके पास 8वां एटम जो होगा फर्स्ट एलिमेंट जैसी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, 9वां वाला जो होगा वो सेकंड जैसी शो करेगा, 10वें वाला वो थर्ड जैसी शो करेगा। और इसी को उन्होंने कह दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इन्होंने क्या लॉ दिया, ये लॉ देख लीजिए। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन, एंड दिस इज ए लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज भी कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब 8वां एलिमेंट सोडियम, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां
सोडियम। सोडियम की, लिथियम की और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी और ये 8वां एलिमेंट है जो रिपीटेड हो रहा है। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, बोरोन, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी एंड सो ऑन। बात भी ठीक थी, हमें आइडिया अच्छा भी लगा, लेकिन इस आइडिया की भी फर्दर बहुत सारी कमियां थी। पहली कमी तो वही, फिर से एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इसने अरेंज किया, जो बाद में गलत प्रूव हो ही गया था, जिसकी वजह से कमियां आनी शुरू हुई थी। दूसरा, आपके पास अब तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी तो आपके पास जैसे वो डिस्कवर होंगे और यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन के बाद नियोन और क्लोरीन के बाद आर्गन आ जाएगा, तो अब जो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है वो 7वें नहीं 8वें एलिमेंट के बाद होगा। गलत हो गया जी, हाँ है ना, बिल्कुल गलत है। दूसरा, इन्होंने सिर्फ 20 एलिमेंट तक ही आपके एलिमेंट्स को अरेंज किया। एलिमेंट्स तो डिस्कवर उस टाइम पे 50 के आसपास थे, बाकियों को जब अरेंज करने का टाइम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, भाई साहब कुछ नहीं बता पाए। तो वहाँ पे जाके आपका ये मॉडल जो है वो बुरी तरीके से फेल हो गया था। हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहा था। तो ये छोटी छोटी जो मैंने बताया, आप चाहो तो उसको अपनी नोटबुक में सुन के नोट कर सकते हैं, पर ऐसी छोटी छोटी इन्होंने कमियां बताई जो आपके पास आई, तो आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अब इस चीज़ के बाद आपके पास जो अगला मॉडल है बेटा, वो दिया लोथरमेयर सर ने। लोथरमेयर सर ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो एक्सप्लेनेशन बेसिकली डिपेंडेंट ऑन थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनका सारा एक्सपेरिमेंट जो था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही था, और इन्होंने क्या कहा, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आपके पास एक पीरियोडिक लॉ देने वाले बंदे थे ये, जिन्होंने कहा कि भाई आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो क्या हो सकती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, आपके पास डेंसिटी, सारी चीज़ें आपके पास एक रेगुलर इंटरवल ऑफ मासेस, एटॉमिक मासेस के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो रिपीटिशन जो है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपके पास होता चला जाएगा। तो इन्होंने भी दी थी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत सारी कमियां इनके पास भी थी, क्योंकि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अरेंज करना भाई ये कोई खास बात नहीं थी। तो इसके बाद जब इनकी कमियों को देख कर छोड़ दिया गया, तब आपके पास एक मेंडली, बहुत मेहनती इंसान थे, बहुत ही गरीब परिवार से थे, और इन्होंने सबकी मेहनत को अपनी मेहनत के साथ जोड़ के एक बेहतरीन चीज़ बनाई, और जो थी आपके पास टेबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब तक सबने पीरियोडिसिटी के बारे में बताने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में किसी ने अरेंज नहीं किया था, लेकिन इन्होंने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। जो स्टार्टिंग में बात हुई थी, पीरियोडिक टेबल की जो शुरुआत थी वो इन्होंने ही दी थी, जिसके अंदर दो चीज़ें थी, एक वर्टिकल ग्रुप्स, अभी बात हुई थी पीछे ही बस 2 मिनट पहले, और दूसरे थे हॉरिजॉन्टल आपके पास पीरियड्स। तो वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल पीरियड की टेबुलर फॉर्म देने वाला बंदा कौन था, मेंडली। ये दी कैसे इसने क्या किया, जो एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर्ड थे, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, उन सारों के कार्ड्स बनाए इन्होंने, और उसके ऊपर जैसे हाइड्रोजन था, भाई हीलियम था, लिथियम था, बेरिलियम था, बोरोन था, हर एक का, और उसके बारे में जो चीज़ें डिस्कवर्ड थी, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, डेंसिटी क्या है, भाई कलर कैसा होगा, रिएक्ट करता है पानी के साथ तो क्या बनाएगा, आपके पास हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो भाई आपके दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है नहीं करता है, दूसरे नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है नहीं करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। ऐसी सारी चीज़ें जितनी उनको पता थी वो सारी चीज़ें उन्होंने साथ ली, और देखा कि भाई कौन कौन से एलिमेंट एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। तो उसके बाद इनको पता चला भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, भाई रिएक्शंस किसके साथ किस तरीके से करके क्या क्या बना रहा है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, और उसका कलर कैसा है, डेंसिटी कितनी है, हल्का है, भारी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, फालतू है, वो सारी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना बेटा, वो रिपीट करती हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने उनको अरेंज करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, देखा ये तो टेबुलर फॉर्म ना बन गई। उस टेबुलर फॉर्म के भी 2 हिस्से बने, वर्टिकल ग्रुप्स और आपके पास पीरियड्स। अब पीरियड में भी दिक्कत आनी थी, पीरियड में रिपीटेशन किस बेसिस पे हो रहा था, तो उन्होंने कहा रिपीटेशन का जो बेसिस है वो मैजिक नंबर्स हैं, और वो मैजिक नंबर कहाँ से आया था, 2n² से। मैजिक नंबर क्या था कि भाई आपके पास 2 के बाद 8 का पीरियड होगा, 8 के बाद फिर से 8 का होगा, उसके बाद 18 का पीरियड होगा, उसके बाद 18 का पीरियड होगा, जिसका बेसिस था 2n²। इस बेसिस के ऊपर उन्होंने मैजिक नंबर का एक कंसेप्ट दिया कि भाई आपके पास जो पीरियड्स हैं वो 2 टाइप के रहेंगे, शॉर्ट पीरियड जिसके अंदर थोड़े एलिमेंट्स होंगे, लॉन्ग पीरियड्स जिनके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे।
2, 8, 8 वाले जो 3 पहले पीरियड थे इसको उन्होंने कहा शॉर्ट पीरियड, और जो फर्दर बाद में बच गए वो सारे क्या थे, लॉन्ग पीरियड। तो ऐसे इन्होंने काम शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें बताई जिसको एक बार अब रिव्यू कर लेते हैं। तो इन्होंने टेबुलर फॉर्म दी, बिल्कुल ठीक बात है, और इन्होंने अपना खुद का एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसमें इन्होंने लोथरमेयर वाले जो लॉ थी उसी की थोड़ी सी हेल्प ली। और क्या किया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने जो एटॉमिक मासेस थे उनको करेक्ट भी किया। सबसे अच्छी चीज थी भाई, बेरिलियम का मास जो पहले 13.5 माना हुआ था उसको उन्होंने ठीक करके किया 9, जो आज तक ठीक चल रहा है। उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज भाई, स्कोप ऑफ फ्यूचर भी दिया। बीच में कुछ जगह बच रही थी जहां पर आपके पास कोई भी एलिमेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कवर ही नहीं कर पा रहा था, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती थी, प्रोबेबल्स, वो सारी चीज इसने लिखी। और पहली बार कहीं पे एक इंडियन लैंग्वेज संस्कृत का इसने यूज किया। इसने कहा कि जो एलिमेंट यहाँ पे डिस्कवर होना है वो आपके पास एका बोरोन हो सकता है। एका का मतलब होगा इसके नीचे कौन आएगा भाई, एका बोरोन। एका बोरोन मतलब ये बोरोन के नीचे वाला एलिमेंट है। एका एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के नीचे ग्रुप वाला एलिमेंट है। एका सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के नीचे वाला। मान लो आपके पास यहाँ है बोरोन, ठीक है, यहाँ है एल्यूमिनियम और कहीं पे है सिलिकॉन, तो इसके नीचे वाले जो एलिमेंट थे उसके लिए उसने दे दिया एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। इस तरीके से उसने समझाने की कोशिश की, जो बाद में एका बोरोन आगे जाके स्कैंडियम बना, का एल्यूमिनियम गैलियम के नाम से डिस्कवर हुआ, और सिलिकॉन को तो तुम जानते हो, एका सिलिकॉन को, जो क्या था, जर्मेनियम था बेटा आपके पास। एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज के थे उसको कहाँ रखे, ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर या ग्रुप्स के अंदर। तो इन्होंने कहा ना भाई, उसको सिर्फ ग्रुप्स में रखना है, वर्टिकल ग्रुप्स में। और ये पहले बात हो ही गई है कि आपके पास ये जो रिपीटिशंस है एटॉमिक मासेस का, वो मैजिक नंबर के हिसाब से। मैजिक नंबर क्यों? क्योंकि भाई ये ग्रुप तो आया था 2, 8, 18, 32 का। पहले ग्रुप में 2 होने चाहिए थे, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होने चाहिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ 2n² का जो रूल लिया था उन्होंने। लेकिन एक्चुअली में रिपीटिशन किसके बाद आया, 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। प्रेडिक्टेबल खत्म हो गए ऐसे। क्यों आया ऐसे? 8 के बाद तो 18 आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि यार इसको मैजिक नंबर, मैजिक का मतलब ये जब आप चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते लॉजिकली, लेकिन चीज़ें हैं तो उसको मैजिक बोल दिया इन्होंने। कहा कि ऐसा ही है भाई, मैजिक नंबर है ये, तो उसके हिसाब से, लेकिन बेसिस उसका भी दिया। लेकिन इनकी बहुत सारी कमियां थी, इनकी भी, लेकिन सबसे बड़ी खासियत हमारे पास पहली बार किसी ने टेबुलर फॉर्म दी है। तो कमियां क्या थी भाई? कमियां सबसे पहले तो ये थी, ये आपका जो मेन ये मान के चल रहे थे सभी एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस को बेसिस मान के इन्होंने सब कुछ किया था। दूसरी, आपके पास जो एलिमेंट्स थे उसको इन्होंने वर्टिकली अरेंज किया था, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की और आइसोटॉप्स की पोजीशन के बारे में वो कोई ज्ञान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन आपको पता ही है, आज तक भी एम्बिग्यूटी एक मेटल में रखे हैं, नॉन मेटल में, ग्रुप 1 में रखे हैं, ग्रुप 17 में। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं बता पाए। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं, पीरियोडिसिटी बता दी कितने के बाद रिपीट होगा, क्यों होगा, कहा एटॉमिक मासेस के बेसिस पे होगा। एटॉमिक मासेस के बेसिस पे भी कुछ खासियत तो रही होगी, क्यों नहीं समझा पाए इस बारे में भी। पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, अब तो हमें पता ही है, लेंथेनम के बाद जो आते हैं वो लेंथेनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद जो आते हैं वो एक्टेनॉइड्स, जो अब आपको पता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं समझाया पाया। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जो आगे साइंटिस्ट आए वो थे मोसले। मोसले ने एक बिल्कुल सिंपल सा आपको एक सिस्टम दिया। उन्होंने समझाया कि भाई मैं ग्राफ बनाऊंगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये थी फ्रीक्वेंसी, ये था आपके पास एटॉमिक नंबर, ये a और b थे कांस्टेंट। तो इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया, और वो ग्राफ पहले उन्होंने a के रिस्पेक्ट में, a यानी कि एटॉमिक मास, a और b तो बेटा कांस्टेंट है, a और b तो आपके पास है कांस्टेंट है, म्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी है, कितने टाइम के बाद चीज़ें रिपीट होती हैं वो क्या थे आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को उसने पहले बार ड्रॉ करके देखा एटॉमिक मास के साथ। फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास को जब डिनोट किया तो कोई कर्व आया ही नहीं। अगर कोई चीज़ किसी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है तो आपको पता है वो कर्व कैसा आता है, ऑलमोस्ट ऐसा। तो जब उसने ने स्क्वायर रूट म्यू वर्सेस एटॉमिक मास को डिनोट किया तो इस टाइप का जो कर्व आना चाहिए था वो नहीं आया। जहाँ से उन्होंने कहा कि ना भाई यहाँ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने क्या किया, स्क्वायर रूट म्यू वर्सेस में जेड, इसका कर्व ड्रॉ करके देखा। अब आपके पास ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आई। और आपको पहले ही समझा रखा है स्ट्रेट लाइन हमेशा कब आती है, जब कोई चीज़ उस दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट हो।
ए पे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी आपके एटॉमिक मास पे तो डिपेंडेंट नहीं है। जेड पे आ गया, इसका मतलब एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। और मोजले ने इसी को चेंज कर दिया और बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसको भी लिख लीजिएगा प्लीज। क्या? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास के बजाय काट के बस क्या कर देना, एटॉमिक नंबर। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, जो अब आपको ये भी लिखना है नोटबुक में प्लीज, मॉडर्न लॉ आपके पास। ये क्या बन जाएगा आपके पास, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये था आपका स्टार्टिंग। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज इसके आप फेयरली नोटबुक के अंदर आप बना लीजिएगा। दैट विल बी ऑल। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।